हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट शॉप को की पीडी कैसे की जाए। और जो मेडिकल शॉप होती है, केमिस्ट शॉप होती है, उसकी पीडी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए मेडिकल शॉप को फंड करने के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग के क्या कंप्लायंसेस होने चाहिए, क्या लाइसेंस उनके पास होने चाहिए, और किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी इस टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं लोन के लिए, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं बिजनेस वायबिलिटी के बारे में कि बिजनेस के अंदर जब हम देखने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बिजनेस हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। सो इसमें आपको चेक पॉइंट में ये देखना है कि हाउ लॉन्ग द बिजनेस शॉप हैज बीन ऑपरेशनल, कि बिजनेस का जो विंटेज है वो विंटेज कितना पुराना है, कब से ये जो मेडिकल शॉप है या केमिस्ट शॉप है वो कितनी पुरानी है, 2 साल से चल रही है या 5 साल से चल रही है। क्योंकि अगर वो जितने लॉन्ग टाइम से चल रही होती है तो उसके जो फिक्स क्लाइंट है वो फिक्स क्लाइंट उसके बन जाते हैं और वहाँ पे जो एक फिक्स इनकम है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको उसका विंटेज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विंटेज आपका उसमें काफ़ी अच्छा हो। साथ ही साथ आपको उसमें देखना है कि जो ऑनर है, ऑनर हैव एक्सपीरियंस रनिंग इन सिमिलर बिजनेस। तो वो जो ऑनर उसका चला रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया है इस शॉप को चलाने में, और उसने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था। अगर वो बोलता है कि 2 या 3 साल पहले अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया था तो उससे प्रीवियस बिजनेस उसका क्या है, प्रीवियस में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर प्रीवियस भी उसका मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है या सिमिलर लाइन का एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी यूजफुल रहेगा इस बिजनेस के लिए। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर वो क्लोथ बिजनेस में था या किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में था तो वो इस बिजनेस से काफ़ी अलग और डिफरेंट हो जाएगा। तो वो इस चीज़ के बिजनेस के जो बारीकियां हैं, जो उसके रूट्स हैं, वो उसको कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे इस बिजनेस को चलाने में और वहां से प्रॉफिट निकालने में। तो इसलिए आपको उसके प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विंटेज को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चीज़ को देखने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, बिकॉज वर्बली तो वो आपको बोल सकता है हाँ जी मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ इस बिजनेस को या 15 साल से चला रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि उसका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो कितना पुराना है। क्योंकि वो वर्बली अगर बोल रहा है और डॉक्यूमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है तब तो ठीक है। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि वो बिजनेस जो है वो उस टाइम पीरियड से नहीं चल रहा है। और पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आप इस चीज़ का बिजनेस विंटेज देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसकी आईटीआर को ले सकते हैं और उसके करंट अकाउंट को भी कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। और अगर उसका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन या वैट रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपको इसका बिजनेस विंटेज का प्रूफ में काउंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट में आपको ये चेक करना है कि जो मार्केट है उस सप्लाई उस एरिया में उसमें कितना मेडिकल सप्लाई की डिमांड है और वो एरिया किस टाइप का है। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल है कोई नियर बाय में, अगर हॉस्पिटल है तो वो आपके वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर कोई फैक्ट्री एरिया है तो भी वहाँ डिमांड रह सकती है, कॉर्पोरेट्स है तो भी डिमांड रह सकती है। तो इसमें आपकी लोकेशन और उस नियर बाय एरिया का उस टाइप का होना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा इस पॉइंट में भी लिखा है कि इज देयर एनी सफिशिएंट कस्टमर बेस इन द एरिया। तो कस्टमर बेस किस एरिया में रहेगा, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपका कस्टमर बेस ज़्यादा रहेगा, रेजिडेंशियल एरिया रहेगा वहाँ ज़्यादा रहेगा, आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ ज़्यादा एरिया रहेगा। तो इस टाइप को आपको देखना है कि उसका जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो उस टाइप की एरिया में वो बिजनेस का प्लेस है या लोकेशन है या नहीं है। डॉक्यूमेंट वाइज में आप इसमें चेक कर सकते हैं कि उसका एग्रीमेंट कहाँ का है। उस एग्रीमेंट से आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी और उस लोकेशन वाइज से आप उस मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जो केमिस्ट शॉप है उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, बॉक्सेस बने होते हैं काफ़ी सारी, एक ही बीमारी के अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो इसका मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है और काफ़ी टेक्निकल टर्म्स में रखना चाहिए। और उसको मैनेज करने के लिए उसका एक अलग से एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। बिकॉज कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन देनी है ये केमिस्ट को ही अच्छे से पता होता है या फिर डॉक्टर को अच्छे से पता होता है। तो उसी हिसाब से आपको उसको मैनेज करना होना चाहिए। आपका जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री को उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए कि कस्टमर आए और आपको तुरंत पता हो कि हाँ जी ये मेडिसिन मेरी इस बॉक्स में रखी हुई है और मुझे ये इसके लिए ये वाली मेडिसिन देनी है। तो जैसे चेक पॉइंट में लिखा हुआ है कि हाउ डज द ऑनर मैनेज देयर बुक स्टॉक्स। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसका स्टॉक्स का कैसे मैनेज करना है। देन साथ ही साथ आपको ये देखना है डू दे हैव ए सिस्टम टू फॉर ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड प्राइसिंग डिफरेंट मेडिसिन एंड सप्लाईज।
तो आपको ये चेक करना है कि ऑर्डर जिस टाइप का आ रहा है और स्टोरिंग है वो उनकी किस टाइप की है और प्राइसिंग डिफरेंस क्या है। क्योंकि एक मेडिसिन है जिसकी प्राइसिंग 50 रुपए का भी हो सकता है, सिमिलर टाइप की मेडिसिन जो है वो 35 रुपए या 40 रुपए में भी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग के वो ब्रांड नेम अलग होगा और वो मार्केट में कितनी पुरानी ब्रांडिंग है वो भी उस पर प्राइस पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप की इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है वो आपको वहां पे देखना है शॉप पे, कि उन्होंने बॉक्सेस बना रखे हैं, उन्होंने बुक्स ले रखे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो मेडिसिन स्टॉक में खत्म हो जाती है उस मेडिसिन को वो कैसे अरेंज करते हैं। जनरली जो इस टाइप की शॉप्स होती हैं वो जैसे ही मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक होती है वो उसको ऑलरेडी एक बुक में या रजिस्टर में नोट करते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि ये दवाई मेरे पास नहीं अवेलेबल है, तो उसको नेक्स्ट ऑर्डर में मंगा लेते हैं। तो आपको वो बुक भी देखनी है कि हाँ जी कितने ऑर्डर्स की डिमांड, कितने नए स्टॉक्स इसकी खत्म हो रहे हैं और क्या नए ऑर्डर्स ये मंगा रहा है। साथ ही साथ अगले नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें बात करना है सप्लाई नेटवर्क की। सप्लाई नेटवर्क से बेसिकली मतलब वो है कि जो मेडिकल की वो डिमांड करते हैं, जहाँ से वो मेडिसिन मंगाते हैं, वो कितना बड़ा उनका नेटवर्क है, किन लोगों से उसका मेडिकल की जो मेडिसिन है वो आ रही हैं। तो जैसे इसमें चेक पॉइंट में लिखा है, डज द ऑनर हैव रिलायबल सप्लायर्स फॉर एसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लायर्स। तो ये बेसिकली वहाँ पे आपको ये जानना है कि उसके कितने रिलायबल सप्लायर्स हैं जहाँ से वो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन परचेज कर रहा है। क्योंकि अगर उनके पास कोई मेडिसिन की डिमांड आ रही है और वो टाइम पे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस क्लाइंट्स को उस मेडिकल शॉप से हटा देगा और वो दूसरे मेडिकल शॉप पे चला जाएगा। तो टाइम पे उस मेडिकल को अरेंज कराना भी उस मेडिकल शॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे और क्लाइंट वहाँ पे रेगुलरली आता रहे। तो ये तभी फुलफिल हो सकता है जब उसका सप्लायर का जो नेटवर्क है काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस चीज़ को आप वेरीफाई करने के लिए सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट ले सकते हैं, या उनके नंबर्स लेके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कितना माल उसे मंथली या ईयरली बेस पे उनको सप्लाई करता है। इससे अगला चैनल आता है सेल्स चैनल। इससे अगला पॉइंट हमारा है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल में हम क्या क्या चेक करेंगे कि हाउ डज द शॉप सेल द प्रोडक्ट। जो दुकानदार है वो इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहा है। क्या वो सिर्फ शॉप में ही सेल कर रहा है, क्या उसने वहाँ के लोकल जो डॉक्टर्स होती हैं, क्लिनिक होते हैं, वहाँ से टाई अप किया हुआ है और उनको रेगुलरली सप्लाई करवा रहा है मेडिसिन। डू दे हैव एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो साथ ही साथ आपको ये देखना है कि क्या उनके रिलेशनशिप वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से हैं, क्लिनिक से हैं और इंश्योरेंस कंपनी से भी उनका क्या टाई अप है। तो ये सारे चैनल जो हैं बेसिकली सेल्स के चैनल हैं, सेल्स के मेथड्स हैं, और हमारा कस्टमर इन मेथड्स को कितना यूज़ कर रहा है, कितना उस चीज़ को जनरेट कर पा रहा है वहाँ से टर्नओवर इन इन मेथड से, वो आपको यहाँ पे चेक करना है, ताकि आप उसके अच्छे ओरिजिनल सेल को वेरीफाई कर पाएं और ये पता कर पाएं कि भाई कितनी सेल जनरेट कर पा रहा है और उस जनरेट करने का क्या मेथड है। तो चलिए, हमने बिजनेस मॉडल को समझ लिया, उसके सप्लायर्स को समझ लिया, उसके नेटवर्क को समझ लिया, उसके कस्टमर को समझ लिया। अब आते हैं कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना कस्टमर के साथ साथ हमारे एज ए लेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो ही वो आपके लोन की ईएमआई जो है टाइम से पे कर पाएगा। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की सबसे पहले बात करेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आपको इसमें देखना होगा कि जो कस्टमर है उसका प्रीवियस में पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से उसने प्रॉफिटेबिलिटी बुक करी है अपने बुक्स के अंदर। इज देयर एनी क्लियर पाथ ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट में कि उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड सेल्स का और उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका क्या रहा है। आप कस्टमर से ये समझिए कि लास्ट 5 ईयर्स में क्या ग्रोथ करी है, लास्ट 5 ईयर्स पहले उसकी क्या टर्नओवर हुआ करती थी, कितना प्रॉफिट अर्न करते थे, लेटेस्ट 2 ईयर्स में उन्होंने क्या टर्नओवर बुक करी, कितना प्रॉफिट अर्न किया, और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्योंकि आज वो एक छोटी सी केमिस्ट शॉप के अंदर 10 हॉस्पिटल के साथ टाइप कर रहा है या 10 क्लिनिक के साथ टाइप कर रहा है और उसके वॉक इन कस्टमर्स हैं, वॉक इन क्लाइंट्स हैं। तो आगे आने वाले फ्यूचर में उसने क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या वो उस मेडिकल बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने वाला है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हर चीज़ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रही है। तो उस टाइप के उसके क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर में, और पास्ट में उनका क्या प्रॉफिटेबिलिटी बुक करी है, ये आपको समझने के लिए उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की आप डिमांड कर सकते हैं, टैक्स रिपोर्ट्स की डिमांड कर सकते हैं, जीएसटी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपका छोटा कस्टमर है तो आप उसके फुटफॉल में रजिस्टर, जो सेल रजिस्टर है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो कैश प्रॉफिट है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, कैश इनकम है, अनअकाउंटेड इनकम है, उसको आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं।
तो चलिए आगे हम बात करते हैं कैश फ्लो की। जैसे हमने कैश फ्लो की बात करी, तो इसमें जो कैश फ्लो आपको असेस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे आपके कैश फ्लो में बुक्स मेंटेन हो रहे हैं, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, आईटीआर आ रहे हैं, वहां पे कैश फ्लो एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, बिकॉज जो भी उन्होंने बुक किया वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेट हो रहा है। बट जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे केमिस्ट के शॉप है, वहां पे आपको ऐसा कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसका जो कैश फ्लो है वो काफी अच्छे से असेस करें। असेसमेंट बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं और आप उसके जो कैश फ्लो को एक कैश फ्लो असेसमेंट बना सकते हैं। जैसे कि चेक पॉइंट में बोला गया, डज द बिजनेस हैव ए स्टडी कैश फ्लो ऑफ कैश कमिंग टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि रेंट, सैलरी, इन्वेंट्री और परचेजेस। तो इसमें बेसिकली ये गया है कि आप ये चीज असेस कीजिए कि बिजनेस क्या इतने कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है जो कि उसके रेंट को, उसकी ऑफिस की सैलरी को, और साथ ही उसके जो परचेजेस हैं इन्वेंट्री के, उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसको देखने के लिए आप उसकी बैंक स्टेटमेंट को रेफर कर सकते हैं, उसके आईटीआर और उसके फाइनेंशियल्स को रेफर कर सकते हैं। और इससे आप एसेस कर पाएंगे कि हमारे कस्टमर को कितनी कैश जनरेशन हो रही है, कितनी कैश फ्लो आ रहा है और कितना उसका आउटफ्लो है। और जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के गैप को आप समझेंगे तो उसके प्रॉफिट और लॉसेस को आप जान पाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पे उसके प्रॉफिटेबिलिटी को देख लिया, हमने उसके कैश फ्लो को देख लिया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उसके ऊपर क्या लायबिलिटीज हैं बिजनेस की, और क्या फाइनेंशियल लायबिलिटीज उसके पास हैं, उसे चेक करने की। तो यहाँ पे आपको डेब्ट टू इनकम रेशियो समझना है। सो डेब्ट टू इनकम रेशियो बेसिकली क्या है? दिस इज अ रेशियो कंपेयर द बिजनेस टोटल डेब्ट टू टोटल इनकम, कि कितनी उसकी टोटल जो है लाइबिलिटीज हैं, टोटल डेब्ट हैं, और उसके अगेंस्ट में वो कितनी इनकम अर्न कर रहा है। तो ये आपको रेशियो समझना है, बिकॉज इससे आपको ये अंदाजा लग पाएगा कि हमारा कस्टमर डेब्ट फ्री है या वो काफी लोन्स के नीचे दबा हुआ है। बिकॉज अगर उसने काफी सारे लोन्स ले रखे हैं और वो आपके पास लोन के लिए आ रहा है, तो आपके लिए ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि उसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है। फ्री कैश फ्लो से मेरा मतलब वो है कि हर ईएमआई और हर लाइबिलिटी को पे करने के बाद वो कितना ऐसा अमाउंट है जो उसके पास फ्री पड़ा रहता है, और वो उसे बैंक में डिपॉजिट करता है, या फिर वो हार्ड कैश रखता है, या फिर वो कहीं उसे इन्वेस्ट करता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, उसके लोन लाइबिलिटी को समझना पड़ेगा, और उसके बैंक स्टेटमेंट से ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो एवरेज बैंक बैलेंस, जिसे हम एबीबी भी बोलते हैं, वो सभी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, सभी खर्चों को पे करने के बाद कितना मेंटेन कर पा रहा है। अगर वो फॉर एग्जांपल आपका 50,000 रुपये का एबीबी मेंटेन कर पा रहा है, तो आप उसे हार्डली जो है अराउंड 20,000 से 25,000 रुपये तक का ईएमआई ऑफर कीजिए, सो दैट के इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो ईएमआई भरने में। तो ये हमारा यहाँ से डेब्ट टू इनकम रेशियो निकल के आ जाता है, और आप उसे समझ पाते हैं कि भाई कस्टमर जो है वो कितना कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है और कितनी वो लोन लायबिलिटी के अंदर दबा हुआ है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोन का पर्पस क्या है। तो हमें ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा कस्टमर लोन के लिए आ रहा है उसका पर्पस क्या है, क्या उस फंड्स का यूटिलाइजेशन करने वाला है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मच फंडिंग द कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग, कि कितना लोन अमाउंट कस्टमर को चाहिए, और हाउ विल द लोन बिल यूटिलाइज टू बेनिफिट द बिजनेस, और वो उस लोन अमाउंट को कैसे यूज करेगा तो कि उसका बिजनेस में जो बेनिफिट हो। अब हो सकता है या तो वो परचेज करे न्यू इन्वेंट्री, या हो सकता है अपने जो स्पेस है उसके शॉप का उसको बढ़ाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का स्पेस जो है काफ़ी छोटा है, और कस्टमर की फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, या इन्वेंट्री की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इन्वेंट्री ऑलरेडी फुल है, और कस्टमर की डिमांड अलग अलग इन्वेंट्री की आ रही है, तो उसको स्पेस बढ़ाने की जरूरत होती है। तो वो कई बार स्पेस के लिए भी आपसे लोन के लिए आता है। इस चीज को आप वेरीफाई कर कैसे कर सकते हैं? ये आप तब वेरीफाई कर सकते हैं जब आपके लोन एप्लीकेशन में क्या पर्पस लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है कि मेरे को जी स्पेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, तो जब आप ड्यूरिंग द पीडी जाते हैं, ड्यूरिंग द पीडी आप उससे समझिए कि भाई क्या स्पेस वो बनाना चाहता है, और वहां पे देखिए कि जो करंट स्पेस वो यूज कर रहा है क्या वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, क्या वहां पे खचाखच इन्वेंट्री भरी हुई है, और उसके कस्टमर का फुटफॉल कितना है, क्या कस्टमर को परेशानी हो रही है उस स्पेस में हैंडल करने में। तो इससे आप उसके एक्चुअल बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि अगर कोई बोलता है कि नहीं जी मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वो आपको ये समझना है कि बिजनेस एक्सपेंड का क्या प्लान है, कि वो एक स्पेस की जगह दूसरा स्पेस भी ओपन करना चाहता है, एक शॉप की जगह दूसरे स्पेस पे भी अपनी शॉप ओपन करना चाहता है। तो आपको उसके बिजनेस का पर्पज यहाँ से समझ में आएगा। तो चलिए, ये हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में समझ लिया।
अब हम बात करते हैं उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये समझना है कि उसका क्रेडिट्स हिस्ट्री क्या रही है, कि प्रीवियसली जब भी उसने लोन लिया है तो उसका प्रीवियस लोन कैसे फुलफिल हुआ है। तो इस चीज को आप चेक करने के लिए आपके पास एक सिंपल टूल है जिसे हम क्रेडिट में सिबिल स्कोर बोलते हैं, सिबिल बोलते हैं जिसे। आप सिबिल से चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके बैंक स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि उसके बैंक स्टेटमेंट में कितने बाउंसेस हुए हैं और कितने इनवर्ड बाउंसेस हैं या फिर आउटवर्ड बाउंसेस हैं। तो इनसे आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि जो उसका रीपेमेंट हिस्ट्री है वो रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है। अगर रीपेमेंट हिस्ट्री, अगर उसमें बाउंसेस दिख रहे हैं आपको कि भाई ईएमआई बाउंस हो रही है या इनवर्ड रिटर्न बाउंस हो रहे हैं या आउटवर्ड रिटर्न बाउंसेस हो रहे हैं, तो आप उससे ये समझ पाएंगे कि कस्टमर का या तो फाइनेंशियल इश्यू है कि उसके पास पैसे की कोई कमी है, या फिर उसका इंटेंशन कोई इशू है, या फिर वो नेग्लिजेंस का इशू है कि वो उसको प्रॉपर नेग्लिजेंस दे रहा है कि वो उसे प्रॉपर से ध्यान नहीं दे रहा है, या इसे हम मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी बोल सकते हैं कि फंड्स तो पड़े हैं बट ईएमआई बाउंस हो रही है। अगर फंड्स पड़े होने के बाद भी ईएमआई बाउंस हो रही है तो दो चीजें हो सकती हैं, कि उसका इंटेंशनल इशू है कि वो इंटेंशनली उस बाउंस को करा रहा है, उस ईएमआई को बाउंस करा रहा है, या फिर वो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, या मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है कि जी ईएमआई तो इस अकाउंट से कटनी थी लेकिन पैसा दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी कहलाया जा सकता है। तो आपको ये चेक करना है कि कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम है इस चीज में। अगर कस्टमर की ईएमआई बाउंस हो रही है पैसा होने के बावजूद, तो क्या वो नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है या उसका कोई इंटेंशनल इशू है। इससे आपको उसके करेक्टर के बारे में पता चलेगा कि भाई करेक्टर कस्टमर का कैसा है, कि इंटेंशनल वाइज अगर कोई इशू कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो कस्टमर का इंटेंशन गलत है, मतलब वो कस्टमर आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। और अगर आप मिसमैनेजमेंट की वजह से फंड्स बाउंस हो रहे हैं तो आप उसे गाइड करके उसके हैबिट को सुधार सकते हैं। तो ये हो गया कस्टमर का करेक्टर। देन आपको उसके बिजनेस प्लान को समझना है कि भाई कस्टमर का बिजनेस प्लान क्या है, गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे बिजनेस को रन करने वाला है, पास्ट में उसने क्या किया है, और बिजनेस प्लान के क्या आउटलाइंस हैं फ्यूचर में, और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है। इसके साथ आपको उसकी मैनेजमेंट स्किल को भी देखना है, क्योंकि ये मैनेजमेंट स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। अगर ऑनर का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है कि वो उसने बिजनेस रन किया हो, तो आपको काफ़ी चैलेंज हो सकता है कि कल को उसका बिजनेस रन ना हो और आपकी ईएमआई भरने में दिक्कत करे। इस बिजनेस मैनेजमेंट में आप जो इंक्लूड आपको चेक करना है वो ये देखना है कि उसको रेगुलरिटी, जो रेगुलेशंस हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए उसकी कितनी नॉलेज है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की उसको कितनी नॉलेज है, कस्टमर को सर्विस देने की कितनी मैनेजमेंट है, कितनी नॉलेज है, और साथ ही साथ मेडिकल्स की, मेडिसिन की उसको कितनी नॉलेज है। तो ही आप ये समझ पाएंगे कि उसकी जो मैनेजमेंट स्किल है वो किस तरह की है। साथ ही साथ आपको उसको रेफरेंस कैसे वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वाइज, आप उसके रेफरेंस चेक कीजिए, आप उसके सर्टिफिकेशन देखिए कि उसने क्या कोर्स किया हुआ है, उसकी एकेडमिक क्या है, एकेडमिक उसकी किस तरह की रही है, उससे आप उसके मेडिकल नॉलेज को भी जान पाएंगे। अगर उसने कोई मेडिकल का कोर्स किया हुआ है तो वो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ जी इसको मेडिकल्स के बारे में पता होगा। अगर उसने कोई जनरल एकेडमिक किया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन नॉर्मल स्ट्रीम से की हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए चैलेंजिंग रहेगा अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन का। तो गाइज ये काफी सारी वीडियोस हैं, इसमें हम रेगुलरिटी, चलिए इसमें आगे आगे बात कर लेते हैं इसमें रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास ड्रग लाइसेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका फार्मेसी का लाइसेंस होना चाहिए, ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ उसके लोकल जो लॉज हैं वो फुलफिल होने चाहिए। आपके पास शॉप एक्ट होना चाहिए, बिजनेस स्टैब्लिशमेंट एक्ट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ड्रग लाइसेंस, फार्मेसी का लाइसेंस। ये फार्मेसी का लाइसेंस उन लोगों को ही मिलता है जिसकी एकेडमिक जो है, एकेडमिक उस लाइन की हो, मतलब उसने कोई ना कोई फार्मेसी का कोर्स किया हो, मेडिसिन लाइन का कोई कोर्स किया हो, या फिर वो डॉक्टर हो, तो ही आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए। बिना इसके आप अगर कोई मेडिसिन की शॉप चला रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही डेविएशन भरा केस है, आप उसको ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें लीगल चैलेंजेस भी काफ़ी आ सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इसमें बात करते हैं कि इसमें एडिशनल आपको क्या कंसिडर करना चाहिए अगर आप इस केस को करना चाह रहे हैं। आपका कोलेटरल काफ़ी अच्छा है, आपकी एलटीवी काफ़ी लो है, और आपका जो लोन अमाउंट है काफ़ी कम है, और प्रॉपर्टी जो काफ़ी स्ट्रांग आ रही है आपके पास, तो आप इस चीज़ को फंड कर सकते हैं। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट है या आपको कोई और सजेशन इसमें अच्छा लगता है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें हम और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप की अराउंड 16 वीडियोस
जो प्रोफाइल वाइज वीडियोस हैं इसमें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख के काफ़ी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह की वीडियो मैं आपको इसमें लाता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।